गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बात करते हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। इसमें हमने अलैंगिक जनन पढ़ लिया था और लैंगिक जनन हम पढ़ रहे थे। लैंगिक जनन में हमने लैंगिक जनन की 3 घटनाओं के बारे में हम बात कर रहे थे। पहली घटना हमने पढ़ ली थी निषेचन पूर्व घटना, जिसमें हमने युग्मक का निर्माण, फिर हमने युग्मकों की प्रकार और युग्मक का स्थानांतरण हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं निषेचन की, फर्टिलाइजेशन। किसकी बात करते हैं? निषेचन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन या इसको संलयन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको संलयन भी कहा जाता है। ये संलयन जो है, क्योंकि इसमें क्या है, दो युग्मकों का क्या होना है, संलयन होना है। दो युग्मक आपस में क्या होंगे, मिलेंगे और फिर जाके क्या करेंगे, आगे जाकर युग्मनज का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। कि जब क्या होते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक, क्या है, नर युग्मक तथा मादा युग्मकों का क्या होगा, संलयन होता है। और या आपस में वो क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, फ्यूजन होता है। और उसके बाद संलयन होने के पश्चात ही क्या है, युग्मनज का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो हम एक डायग्राम से यहाँ पर देखते हैं कि हमने कहा कि ये क्या है, नर युग्मक है और ये क्या है, मादा युग्मक है। और ये नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों कैसे होते हैं, अगुणित कोशिका होती है। कैसी होती है? अगुणित कोशिका। कैसी होती हैं दोनों? अगुणित कोशिका होती हैं। मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी, आधी होगी। ठीक है। अब हमने कहा कि ये जो एक्स है, ये जो शुक्राणु है, इसको हमने एक्स माना, और ये भी क्या है, अंडाणु है, इसको भी हमने एक्स माना। ये दोनों क्या हुए, आपस में जब दोनों जुड़े, दोनों का जब क्या हुआ, संलयन हुआ। संलयन के पश्चात उन्होंने किसका निर्माण कर दिया, यहाँ युग्मनज का निर्माण कर दिया, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। किसका निर्माण कर दिया? जाइगोट का। अब ये जो कोशिका है, ये कैसी हो जाती है, अब द्विगुणित कोशिका हो जाएगी। कैसी कोशिका हो जाएगी? द्विगुणित द्विगुणित कोशिका हो जाएगी। तो निषेचन का मतलब क्या हुआ कि जब क्या है, नर तथा मादा युग्मक आपस में मिलकर या संलयित होकर क्या है, युग्मनज का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया को, जो ये पूरी प्रक्रिया हो रही है, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जीवों में जो निषेचन है वो कितने प्रकार का होता है। तो निषेचन 2 प्रकार का होता है। निषेचन क्या है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य निषेचन और दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब क्या हो और आंतरिक निषेचन का मतलब क्या हो, एक सरल भाषा में हम बात करेंगे कि जब निषेचन की जो प्रक्रिया है, ये कहाँ होती है, शरीर के अंदर होती है, नहीं सॉरी, शरीर से बाहर, शरीर से क्या है, बाहर किसी माध्यम में होगा। कहाँ? किसी क्या है, माध्यम में। जब क्या है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो उसको हमने क्या कहा है, बाह्य निषेचन कहा है। अब किसी माध्यम का मतलब क्या है, हमने कहा कि जैसे जलीय जीव हैं, क्या है, जलीय जीव है, जैसे मेंढक है। अगर हमने कहा मेंढक है जैसे, तो मेंढक क्या करता है कि जो मादा मेंढक है, वो अपने अंडाणु को क्या कर देता है, जल में छोड़ देता है। क्या कर देता है? जल में छोड़ देता है। बहुत सारे अपने अंडाणुओं को क्या करेगा, जल में छोड़ देगा। अभी तुम देखेंगे, अभी जून मई जून जून जुलाई में, कि जहाँ पर थोड़ा सा पानी रुका हुआ रहता है किसी नाले में या फिर कहीं खेतों में, तो वहाँ पर तुम्हें काले काले से क्या है, बहुत सा एक जाल नुमा कुछ रचना दिखाई देती है। वो क्या होंगे, मेंढक के अंडाणु है। अब नर मेंढक क्या कर देता है, अपने शुक्राणु को क्या कर देता है, हाँ, जल में क्या कर देता है, छोड़ देता है। और ये तैरते हुए क्या है, इन अंडाणुओं के पास पहुंचते हैं और ये क्या कर देते हैं, निषेचन की प्रक्रिया कर देती है। तो इस प्रकार का जो निषेचन है, इसको हमने क्या कहा, बाह्य निषेचन। मतलब निषेचन हुआ कहाँ, मादा शरीर के क्या है, बाहर हो रहा है, ना कि मादा शरीर के अंदर। इसको हमने क्या कहा है, बाह्य निषेचन कहा है। तो जरा यहाँ देखते हैं कि इस प्रकार का निषेचन प्राणी के शरीर से बाहर होता है।
और यह मुख्यतः जलीय माध्यम में होता है। एग्जाम्पल है यहाँ पर मेंढक, बोनीफिश आदि। इस प्रकार का निषेचन करने वाले सभी जीव बाह्य माध्यम में युग्मकों को छोड़ते हैं। इसमें नई संतति की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। अब यहाँ पर नई संतति की संख्या अधिक होने का मतलब क्या है कि देखो, हमने कहा कि बाह्य निषेचन में यहाँ पर अंडाणु छोड़े हैं मादा ने। अब प्राकृतिक कुछ घटना होती है या फिर वो जो अंडाणु है वो क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे, और वहाँ पर शुक्राणु भी आए, बहुत कम क्या है उसमें से निषेचन कर पाएंगे। अगर इनकी संख्या कम होती है तो क्या है, जो संतति बनने वाली है उनकी संख्या क्या होगी? कम होगी। और दूसरी बात कि संतति तो बन गई, लेकिन इनको क्या है, बहुत ज़्यादा खतरा होता है बाह्य वातावरण से, क्योंकि क्या है, जो बाह्य जो उनको क्या है आघात पहुंचाएंगे, उनको नष्ट करेंगे, उनकी संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। जब तक ये क्या नहीं हो जाते हैं, विकसित नहीं हो जाते हैं, तब तक उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए इनकी संख्या क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है कि इनकी पीढ़ी क्या है आगे बढ़ती रहे। अब हम बात करते हैं आंतरिक निषेचन की। आंतरिक निषेचन, जब निषेचन की प्रक्रिया क्या है, मादा शरीर के अंदर होती है। कहाँ होती है? मादा शरीर के अंदर होती है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ हो रही है? मादा शरीर के अंदर हो रही है। और इसमें अंडाणु जो है वो एक स्थिर है, और शुक्राणु क्या है वहाँ आकर क्या कर देता है? संलयन की प्रक्रिया करेगा या निषेचन की प्रक्रिया करता है। ठीक है, तो जब इस प्रकार का निषेचन प्राणी के शरीर के भीतर होता है, यह निषेचन सभी स्थलीय जीव, कुछ जलीय जीव तथा कुछ उभयचरों में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है कवक, रेंगने वाले जीव, शार्क, कुछ ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, अनावर्तबीजी, आवर्तबीजी, इन सभी में क्या है? आंतरिक निषेचन होता है। इस प्रक्रिया में मादा युग्मक शरीर के अंदर ही रहता है और नर युग्मक मादा शरीर में पहुंचता है और उससे क्या है? निषेचित करता है। आंतरिक निषेचन एक निश्चित निषेचन है, इसलिए इसमें मादा युग्मकों की संख्या क्या होती है? कम होती है, अतः संतति की संख्या भी क्या होती है? इसमें कम होती है। तो दोनों में अगर विभेद की हम बात करते हैं बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में, तो बाह्य निषेचन में क्या होगा कि निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर से क्या हो रही है? बाहर हो रही है, और आंतरिक निषेचन में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ हो रही है? मादा शरीर के अंदर हो रही है। इसमें संततियों की संख्या क्या होती है? बहुत अधिक होती है बाह्य निषेचन में, और आंतरिक निषेचन में क्या है? संततियों की संख्या क्या होती है? बहुत कम होती है। कल हम बात करेंगे निषेचन पूर्व घटना, नहीं सॉरी, निषेचन पश्य घटना के बारे में। निषेचन पूर्व घटना हमने पढ़ ली थी, निषेचन हमने पढ़ लिया है। अब हम तीसरी घटना की बात करते हैं कि निषेचन पश्य घटना क्या होगी, निषेचन के बाद कौन सी घटना होगी, क्योंकि इसमें युग्मक का निर्माण हो चुका है। अब युग्मक में क्या होना है? कोशिका विभाजन होना है, और उससे किसका निर्माण होना है? भ्रूण का निर्माण होना है, और भ्रूण से शिशु का निर्माण होना है। ये सारी प्रक्रियाएं हम किसके बाद इसमें पढ़ेंगे? निषेचन पश्य घटना में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।